एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चेतक क्लासेस पे। और कल हमने राजस्थान का इतिहास स्टार्ट किया था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। कल हमने बप्पा रावल पढ़ा था और उसके बाद अल्हट पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले जेतर सिंह के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में कल हमने जो बप्पा रावल और अल्हट पढ़ लिया था, आज थर्ड है हमारा, 3 नंबर है हमारा जेतर सिंह, जेतर सिंह। तो आई थिंक आप कल वाला याद करके आओगे, और आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था गुहिल वंश। तो गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 566 में। गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। ये जानकारी हमें सामूहिक अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि शिलादित्य से संबंधित है, और शिलादित्य गुहिल वंश का 5वां वंशज था। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर खंड के बारे में जानकारी देता है जावर खंड के बारे में जानकारी देता है। और गुहिल वंश के 24 शाखाएं हैं। तो ये सूर्यवंश हिंदू है, और इनकी जो रियासत है वो थी 5, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और साहेबपुरा। ठीक है। और फिर आता है मेवाड़ के प्राचीन नाम थे मेदपाट, प्रागवाद और शिवी जनपद। और सबसे बड़ा राजा हुआ था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमौर्य को हरा दिया था और पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद था कि उन्होंने मेवाड़ के आश्रम को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, और उन्होंने नागदा में एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया था। और इन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए थे, जो कि 115 ग्राम के थे। और इन्होंने मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी अफगानिस्तान चला गया था, और गजनी के राजा सलीम को हरा दिया था और अपने बांजू को राजा बना दिया था। इसी कारण ही पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ था। और हमारे इतिहासकार श्रीवेद्य ने उनकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की थी, और उनकी उपाधियां हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे, और वास्तविक नाम था उनका कालबोस। और 2 नंबर पर पढ़ा था हमने अल्हट। अल्हट का वास्तविक नाम था आलू रावल। ठीक है। और उनकी जानकारी के स्रोत है 2 953 953 की, और शक्ति कुमार का 8 पूर्व 995 ईस्वी का, सॉरी। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, 995 से क्या जानकारी मिलती है कि उन्होंने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया, और आहड़ में नौकरशाही की स्थापना की। अमात्य कहते हैं प्रधानमंत्री को, संधि विग्रह कहते हैं युद्ध शांति का मंदिर, अक्षपलिक आयव्यय का अधिकारी, और बृहस्पति राजा का डॉक्टर हो गया, और फिर थी कर व्यवस्था। और उसके बाद में शक्ति कुमार का 8 पूर्व अभिलेख, उसमें हमने पढ़ा था उनकी माता का नाम था महालक्ष्मी राष्ट्रकूट था, और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था हरिया देवी, और जिसने हर्षपुर की स्थापना की थी। अब थर्ड नंबर पर आया हमारा जेतर सिंह। आई थिंक आपको पिछला सब कुछ याद होगा। तो आज हम पढ़ेंगे जेतर सिंह के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, उन्होंने ओनली एक युद्ध लड़ा था, जो था भूतला का युद्ध। भूतला का युद्ध 1227 ईस्वी में भूतला की युद्ध था। अब मैं ये नहीं कह सकती कि पेपर में नहीं आता, यानी इसके सन नहीं पूछे जाते, कोई भूतला के युद्ध नहीं पूछा। ऐसा पूछ सकता है कि भूतला के युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो सबसे पहले तो जेतर सिंह, जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जो कहाँ का था? दिल्ली का था। ठीक है। इस युद्ध में जीत हुई थी जेतर सिंह की, जीत हुई थी, यानी विनर जेतर सिंह था। अब वही बात, प्रूफ बताओ ये युद्ध हुआ था। तो मैं बता देती हूँ, एक जैन यानी कवि था, जिसका नाम था जय सिंह सूरी ने एक पुस्तक लिखी है, अमीर मर इस जो पुस्तक है जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर मर्दन, इस पुस्तक से हमें जानकारी कौन सी युद्ध की मिलती है? भूतला के युद्ध। अब हमीर मर मर्दन का हम जो अनुवाद करें, तो हमीर, इस पुस्तक में हमीर है, तो इल्तुतमिश यानी इल्तुतमिश को तो हमीर कहा गया है, मर यानी, और मर्दन यानी मतलब हमीर का जो घमंड है वो क्या हो गया? टूट गया। हमीर मर मद मर्दन, सॉरी मर नहीं है, मद है, हमीर मद मर्द, यानी हमीर का जो घमंड है, मद यानी घमंड, वो है, मर्दन यानी टूट गया है। यानी कि भूतला की युद्ध हुआ था 1227 में। जेतर सिंह और इल्तुतमिश दिल्ली के, इस युद्ध में जेतर सिंह की जीत हुई थी। और इसका प्रूफ है कि जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में इस युद्ध की जानकारी मिलती है, और इस पुस्तक में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो इल्तुतमिश की भारतीय शरण ने किसको लूट लिया था? मेवाड़ वालों की राजधानी कौन थी पहले? नागदा। कौन सी थी?
चलो इतना मिटा ही कर लेती हूँ। इतना समझ में जय सिंह सूरी की पुस्तक हो गई। अब देखो कि इस पुस्तक में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है, ठीक है। और इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को लूट लिया था। नागदा को लूट लिया था, ठीक है। अब हमारा मतलब एक बात मैं बता देती हूँ, जब राजा वो एक राजधानी बनाता है उसको या फिर कोई दुश्मन या कोई राजा महाराजा के लूट लेते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो दूसरी राजधानी बनाएगा। तो उसने पहले तो हमारी कौन सी थी, मेवाड़ वाला की राजधानी नागदा थी, उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ को क्या बनाया, अपनी दूसरी राजधानी। याद करो कि बप्परवाल था उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, उसको राजधानी नहीं, राजधानी किसको बनाई थी, नागदा। और मेवाड़ वालों की अभी तक राजधानी कौन सी थी, नागदा थी। और नागदा को किसने लूट लिया था, इल्तुतमिश ने लूट लिया था, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। दूसरी राजधानी बनाया। अब देखो इतना आपको समझ में आया। और इसने एक युद्ध और लड़ा था, उस युद्ध का नाम नहीं है, और 1248 में इसने किसको हराया था, दिल्ली के नासिर शाह को हराया था, ठीक है। नासिर शाह को हराया था। आहड़ को चालुक्य से मुक्त कराया था। आहड़ को चालुक्य थे, वो गुजरात के थे, चालुक्यों से मुक्त करवाया था, ठीक है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको जेतर सिंह के बारे में दोबारा बता देती हूँ कि भूताला की युद्ध था 1227 के अंदर हुआ था। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जेतर सिंह की जीत हुई थी। और इसने जैसे सुर की पुस्तक हमीर मर्दन में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था, इसलिए जेतर सिंह ने वो चित्तौड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। और वो क्या करवाया था, और 1248 में इसने दिल्ली के नासिर शाह को हराया था और आहड़ को चालुक्य से मुक्त कराया था। इसके जो सेनापति थे इसके, एक तो था बालक, नाम था, कोई लड़का नहीं था, बालक, और एक था मदन। इसके दो सेनापति आई थिंक कोई एग्जाम पूछे जाते होंगे किस किस को हराया था। सेनापति थे कौन से थे, बालक और मदन, दो सेनापति थे। और ठीक है, और हमारे इतिहासकार हुए थे दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण शासन काल था, वो किसका था, जेतर सिंह का था। यानी कि हमारे इतिहासकार हुए थे दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा कि जेतर सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण शासनकाल था। तो ये हो गया स्वर्ण शासनकाल। आई थिंक आपको ये जेतर सिंह समझ में आएगा। जेतर सिंह के बारे में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट राजा स्टार्ट करेंगे, राजा तेज सिंह। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं उसी टाइम दे दूंगी। चार नंबर, हाँ, तेज सिंह। वाइफ का नाम पता चलता है, वाइफ ही जेतल देवी, ठीक है, जेतल, ठीक है। तेज सिंह वाइफ का नाम जेतल, जिसने क्या करा चित्तौड़ में,
श्याम पार्श्वनाथ मंदिर की स्थापना। नाथ मंदिर, ठीक है। तेज सिंह की वाइफ का नाम था जेतल देवी, जिसने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक मतलब अभिलेख के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट है, श्रावक, प्रतिक्रमक, सूत्र, चूर्णी। देखो इसका एक बार नाम लेते हैं अभिलेख का, श्रावक, प्रतिक्रमक, सूत्र, चूर्णी है जो ये अभिलेख है। क्या है ये? अभिलेख है। देखो तेज सिंह की वाइफ का नाम था जेतल देवी, जिसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी। और श्रावक, प्रतिक्रमक, सूत्र, चूर्णी जो एक अभिलेख है जो 1260 में, कब? 1260 में कमलचंद्र ने श्रावक यानी 1260 में कमलचंद्र ने इस ग्रंथ को चित्रित किया। ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था, यानी एक बुक है ऐसे, इसमें एक साइड तो है जैसे किसी की फोटो है और एक साइड इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये मेवाड़ की पहले ग्रंथ था जिसका चित्रित ग्रंथ था। पहला चित्र याद रखने वाली बात है कि श्रावक, प्रतिक्रमक, सूत्र, चूर्णी मेवाड़ का पहला ग्रंथ था जिसमें क्या किया है? चित्र का प्रयोग किया गया। एक साइड चित्र है इस बुक के और एक साइड इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर कोई कौवे के चित्र है और पास में इसका वर्णन पूरा मिलता है, तो ये पहला था मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में होगा। नेक्स्ट आ जाए हमारा रतन सिंह। देखो ये ज्यादा छोटे छोटे राजा हैं लेकिन बाद में बड़े बड़े आएंगे। राजा था हमारा रतन सिंह, 5 नंबर राजा है रतन सिंह। रतन सिंह का नाम लेता है मन में ऐसे पद्मिनी का नाम आ जाता है। आपको भी आता होगा, मुझे तो आता है। जैसे रतन सिंह का नाम लिया पद्मिनी का नाम आ जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको रतन सिंह के बारे में कुछ डिटेल देती हूँ, ठीक है। मेवाड़ का राजा था, ये तो आप सभी को पता है। और ये बेचारा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और इसकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। जैसे जौहर उन्होंने 1600 महिलाओं के साथ किया था। ये हमारे जो राजस्थान है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेवाड़ का पहला जौहर था, उसके बाद में तो होने लग गए थे लेकिन ये मेवाड़ का पहला जौहर था। आज के ज़माने में कोई लड़की या फिर लड़कियों की अंगुली भी चल जाती है ना, तो वो मतलब वगैरह वगैरह मतलब एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। अंगुली चली गई, अंगुली चली। ये एक पहली महिला थी जिसने अपना पूरा शरीर आग में डाल दिया था। यानी हम ये बात सोच के हमारे ना मतलब हार्ट में कुछ और वगैरह वगैरह होने लगता है, लेकिन ये पद्मिनी रानी है वो कितनी हिम्मत वाली थी, सोच के भी हमें डर लगता है। आग से चूल्हे के पास जाते हैं जब हमें ऐसे लगता है कि मतलब कोई हमारे तरफ ना आ जाए, कोई आग ना हमारी तरफ ना आ जाए, लेकिन पद्मिनी ने ऐसा कुछ नहीं सोचकर 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया था। और वो महिलाएं भी, उनमें बच्चियां भी थी, कुछ महिलाएं उनमें प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटी थी। किसके डर से? क्यों, हमारा पति है रतन सिंह, वो तो युद्ध में मतलब वीर गति को प्राप्त हुआ, तो हम किसके लिए जी रहे हैं, ठीक है। तो रतन सिंह है तो बड़ा राजा था ही। उनकी पद्मिनी की जो गाथाएं हैं वो गायें उतनी कम है। या तो हमारे मेवाड़ में राजा रतन सिंह होता या महाराणा प्रताप हुए, कुंभा संगा बहुत से वीर योद्धाओं की हमारी जो धरती है। लेकिन हमें ये नहीं जानते, रतन सिंह बहुत कम लोग जानते, लेकिन उनकी रानी है पद्मिनी, उनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। उनकी देखा देखी में अन्य महिलाओं ने जौहर किया था। आप चलिए, मैं रतन सिंह के बारे में इतना आपको बता दिया और मैं इनके बारे में बता देती। इनका एक छोटा भाई था जिनका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण इनका एक छोटा भाई था जिसको मतलब इनके पिताजी ने राजा नहीं बनाया। इनके पिताजी ने रतन सिंह को राजा बना दिया, कुंभकर्ण को राजा नहीं बनाया। आई थिंक ये छोटा होगा, इतनी डिटेल नहीं मिलती है हमें, लेकिन आई थिंक ये छोटा या बड़ा कोई भी होगा। इसको राजा नहीं बनाया तो ये नेपाल चला गया निराश होकर। कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। राजा तो यहाँ कोई बनाता नहीं, ऐसे फिर क्या करना। तो ये नेपाल चला गया और नेपाल में जाकर गुहिल वंश की
राणा साका का शासन स्थापित करता है। राणा साका का शासन स्थापित करता है, शासन है वो स्थापित करता है। ठीक है, कुंभकर्ण के बारे में इतनी जानकारी दी, ये तो था इनका। फिर आती है पद्मिनी। ठीक है, ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी, यानी सिविल द्वीप की, सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। ठीक है, माता का नाम था इसका माता का नाम था चंपावती, पिता का नाम था गंधर्वसेन। पिता का नाम था इनका। ठीक है, इनकी डिटेल यानी पद्मिनी थी वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, और माता उनकी चंपावती थी, और पिता इनके था गंधर्वसेन। ठीक है, और राघव मतलब सॉरी क्या, पद्मिनी इतनी सुंदर थी, जो पानी पीते उनके गले में है वह नीचे जाता हुआ दिखाई देता था। यानी मेवाड़ में सबसे सुंदर महिला थी पद्मिनी। उनका चर्चा पूरे मतलब राजस्थान में हुए कि पद्मिनी जैसी सुंदर कोई नहीं। आज के जमाने में कोई लड़का होता है वो शादी के लिए ऐसे ऐसे करता है, ऐसी लड़की की शादी नहीं करूंगा, वैसे लड़की की शादी नहीं, तो गांव वाले क्या कहते हैं, ये कि पुग्गल की पद्मिनी लासी, यानी पुग्गल की थी ये, पद्मिनी इसी का नाम है। ठीक है, अब लड़के बहुत है नखरे करते हैं, ऐसी लड़की नहीं वैसी लड़की नहीं, तो फिर गांव वाले उस पर जोक मार देते हैं, इन्हें के पुगल की पद्मिनी लासी व पद्मिनी आई। ठीक है, तो मैं बता दिया आपको इतने बारे में। अब देखो, ठीक है, पद्मिनी थी कि चित्तौड़गढ़ में किले में रहती थी, और अलाउद्दीन खिलजी था वो मुगल बादशाह था। अलाउद्दीन खिलजी था वो मुगल बादशाह था, उसे मतलब राघव चतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में किसको बताया था? अलाउद्दीन खिलजी को बारे में बताया था कि वो इतनी सुंदर है कि जो पानी पीते तो यहाँ से दिखाई देता उसके, इतनी सुंदर, बेहद सुंदर राजकुमारी थी ये। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में आया कि पाना इस राजकुमारी के, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो क्या किया, चित्तौड़ पर अटैक किया। ठीक है, चित्तौड़ पर अटैक किया और वो पद्मिनी को पाना चाहता था। लेकिन एक ही रीजन है कि वो पद्मिनी की सुंदरता, रीजन बहुत सारे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को राघव चेतन ने बताया था। राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था, और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक लिखी, पद्मावत नामक पुस्तक। ठीक है, देखो कि पद्मिनी थी वो श्रीलंका की राजकुमारी थी, पिता था उसका माता थी चंपावती थी, और पिता उसका गंधर्वसेन था। और राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। और 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने यूपी में बैठ के कौन सा पुस्तक लिखी, पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। और 1303 में है वो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के कारण मैं आपको बता देती हूँ, पहला कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहता था, बहुत बड़ा करना चाहता था। देखो, देखो आक्रमण के कारण, देखो आक्रमण के सबसे पहले तो ये देखा कि दोनों अपने साम्राज्य के क्या करने थे, विस्तार। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। सेकंड नंबर देखो कि जो चित्तौड़ किला था ऊंची पहाड़ी पर था। ठीक है, अब ऊंचे पहाड़ी पर है तो वहां रणनीतिक महत्व कैसे होता है कि जब कोई दुश्मन आता तो आसानी से अंदर नहीं पहुंच पाता। उसके जो चारों तरफ है इतने ज्यादा तालाब थे, उनमें मगरमच्छ उड़ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे दीवारें, तो उसका रणनीतिक महत्व, अचानक दुश्मन अंदर आ नहीं सकता, जिससे किले की रक्षा हो सकती है। यानी कि चित्तौड़ किला तो ऊंचे पहाड़ी पर था, चित्तौड़ का किला ऊंची
पहाड़ी पर था तो क्या था? रणनीतिक महत्व, रणनीतिक महत्व था। और 4 नंबर देखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ है मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ है ये, उसके पास में है गुजरात, ठीक है। यहाँ पर एक है मालवा, यहाँ पर है दिल्ली, ठीक है, 3 हो गए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर है दिल्ली पे, और मेवाड़ गुजरात के पास में और मालवा के पास है, यानी बड़ी रियासतें तो एक ही, पैसे वाले तो ये थे। अब यहाँ पर कोई बैठा है तो उस यहाँ से भी टैक्स लेगा और यहाँ पर भी टैक्स लेगा, दोनों तरफ से टैक्स लेगा। और दिल्ली वाले चाहते थे कि मैं मेवाड़ पर कब्जा करूं तो यहाँ का भी टैक्स मेरा, यहाँ पर भी टैक्स मेरा, ठीक है। तो देखो कि चित्तौड़ है वो दिल्ली से गुजरात था, मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, अतः अलाउद्दीन खिलजी इस पर नियंत्रण करना चाहता था। किस पर? मेवाड़ पर नियंत्रण करना चाहता है। अगर वो मेवाड़ पर अधिकार कर लेगा तो गुजरात का भी टैक्स उसका और मालवा की टैक्स उसका और दिल्ली का तो फिर होना ही होना है। 3 तरह का टैक्स पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब आक्रमण देखो, शायद खत्म हो रही है, आई थिंक आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखो कि चित्तौड़ है, चित्तौड़ दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से गुजरात तथा मालवा के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, मालवा के व्यापारिक मार्गों पर था, अतः अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता है? इस पर नियंत्रण करना चाहता है। अब मैं एक बात और बता देती हूँ कि जब एक पहले समय की बात है, अलाउद्दीन खिलजी से मेवाड़ होकर गुजरात जा रहा था तो मेवाड़ के राजा समरसिंह थे, उसके राजा थे मेवाड़ के राजा उस टाइम, समरसिंह ने उससे कर वसूल किया था। ये क्यों? अब गांव में होता है ना कि हमारे खेत से होकर क्यों गुजरता है, तो या तो यहाँ पर वो तारबंदी करवा देते हैं या लंबी लंबी बाढ़ निकलवा देते हैं कि यहाँ से आना जाना आपका बैन है। लेकिन उसी प्रकार जो समरसिंह था उसने कहा कि आप दिल्ली से गुजरात जा रहे हो तो मेवाड़ के अंदर से जाओगे तो यहाँ पर टैक्स और बाद में जाना है यहाँ से, तो उनसे टैक्स वसूल किया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि इसका बदला लेने, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करना था? उसका बदला लेना चाहता था, ठीक है। एक कांड ये हो गया। एक कांड है 5 नंबर है कि पद्मिनी की सुंदरता, ठीक है, पद्मिनी को पाना चाहता है। 6 नंबर हमारा कांड होता है कि जो रतन सिंह था, उन्होंने बहुत सा युद्ध लड़ी थी जिससे मतलब उन्होंने बहुत से राज्यों पर कब्जा कर लिया था, तो जिससे क्या होती है, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध जीता शक्ति कम, युद्ध जीता शक्ति कम, ऐसा नहीं होता था। उन्हें बहुत सारे युद्ध जीते, उससे उनकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी इस पर नियंत्रण करना चाहता था, ठीक है। अब आपको 6 कारण थे, मैं हिंदी में लिखे, आई थी सुन ली होगी आपने, सुनने वाला जल्दी याद रहता है, ठीक है। तो ये 6 कारण हो गए थे कि आक्रमण के कौन कौन से कारण थे। अब देखो, आक्रमण और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ज्यादा और रतन सिंह की सेना कम, ठीक है, और भयानक युद्ध लड़े वो हद से ज्यादा, ठीक है। और मतलब पहले जिहाद की घोषणा नहीं की जाती है, तो उन्होंने ये युद्ध किया और उस युद्ध में रतन सिंह वो लड़ता हुआ मारा गया। और उन्होंने मतलब जो चित्तौड़ किला पर था वो उनमें छापामार युद्ध भी किया जा सकता है, ठीक है, उन पर छापामार युद्ध कर सकते हैं, पहाड़ों में बैठ के युद्ध किया जाता है। चित्तौड़ किला ऊंचे पहाड़ी पर था तो उन्होंने वहां से वार किया और अंत में वो सेना उसके अंदर घुस गई थी, जिससे रतन सिंह को केसरिया करना पड़ा। केसरिया का अर्थ होता है उन्होंने केसरी वस्त्र धारण किए और किले से बाहर आकर खड़े हो गए और युद्ध की तैयारी करने लगे या फिर युद्ध करने लगे। रतन सिंह की सेना बहुत ज्यादा कम थी, इसकी वजह से इनकी सेना हार गई थी और रतन सिंह को केसरिया करना पड़ा, ठीक है। अब देखो, और पद्मिनी को पाना चाहता था तो अलाउद्दीन खिलजी है वो मतलब चित्तौड़ किले में पहुंच गया, लेकिन रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया था। देखो, मेवाड़ का पहला साका, साका उसे बोलते, साका में देखो, साका क्या होता है ना, उसमें एक तो क्या जाता है केसरिया,
एक किया जाता है जोहर। जोहर तो पद्मिनी ने कर लिया, किससे बचने के लिए? अलाउद्दीन। और केसरी किया गया रतन सिंह के नेतृत्व में। अब आपसे कोई पूछ ले मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। 1303 में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। वो जोहर करने का रीजन क्या था? जब मान लो उनके जो हस्बैंड है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो दुश्मन किले के अंदर आता है और महिलाएं होती हैं उनके साथ बहुत घटिया बर्ताव किया जाता है। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अग्नि में कूद गई और जोहर कर लिया। ये बात हमारे राजस्थान के लिए बहुत प्राउडफुल बात है कि राजस्थान में इससे पहले कभी जोहर नहीं हुआ था। आज भी अगर रानी पद्मिनी की बात करते थे तो इसकी सुंदरता से पहले उसके जोहर की बात है हमारे ओटो पर आ जाती है। ठीक है। और पद्मिनी के बारे में आप बहुत सी बातें सुनते हो कि उन्होंने वो किया वो किया, इतनी सुंदर थी, लेकिन ये बात कोई नहीं, उन्होंने जोहर किया, ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। देखो रानी पद्मिनी ने जोहर किया। इसके बाद है वो अलाउद्दीन खिलजी है, वो आया चित्तौड़ किले में और उन्होंने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कत्लेआम समझते हो क्या? जिन लोगों का युद्ध से कोई मतलब था उनको पहले उन्होंने मरवाया। सबसे पहले 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। ठीक है। और अपने बेटे थे ना खिजर खां, खिजर खां, उसको चित्तौड़ सौंप दिया कि मैं तो यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे तो और युद्ध करने, तो एक काम कर चित्तौड़ को संभाल ले। तो उन्होंने खिजर खां को है वो चित्तौड़ सौंप दिया, उसका प्रशासक बना दिया। ठीक है। और कुछ समय बाद तो खिजर खां भी चला जाता है। और जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ तो उसका नाम हटाकर उन्होंने करा दिया था, इनको बेटे को सौंपा था तो खिजराबाद, खिजराबाद, खिजराबाद है मिलता है। अब हमारी जो है देश ऐसा है, उनका बताइए खिजरा का मिलता है, उनका प्रूफ क्या है? तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। हमारी पब्लिक कैसी है बताओ कि खिजर खां करवा दे, इसका क्या प्रूफ क्या है? तो देखो कि दाई भी पीर यानी खिजर खान ने, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने एक दाई भी पीर की दरगाह बनाई थी। दाई भी पीर की दरगाह बनाई थी, किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाई पीर दरगाह बनाई थी। ठीक है। अब अगर कोई बड़े महाराजा और या फिर कोई अन्य लोग जब कोई मंदिर महल या फिर किले का निर्माण करते हैं उसके बारे एक अभिलेख लगवाते हैं कि फलाना नाम ने ये महल उस टाइम बनाया था, उसकी याद में बनाया था, इस युद्ध की जीत में बनाया था। तो उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध खत्म होते ही बनाया था दाई पीर की दरगाह बना था, उसके आगे अभिलेख लगवाया था। दाई पीर के अभिलेख के फारसी भाषा में, फारसी में लिखवाया। फारसी अभिलेख में चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। ठीक है। अब चित्तौड़ में कौन रहने लगा? खिजर खां रहने लगा। इतना आपको समझ में आवा का? देखो ठीक है। अब चित्तौड़ में कौन होगा? खिजर खां रहने का। तो खिजर खां रहता है, इस वो भी कुछ बनाएगा। तो उन्होंने गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया। मारकर नहीं चल रहा है। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। ठीक है। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। एक क्या करवाया था इन्होंने? एक देखो उन्होंने क्या करवाया था, ये मार्कर नहीं चल रहा है।
अब चलने लगा है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, कबीर पुल का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। अब देखो कि मकबरे के आगे उन्होंने अभिलेख लगवाया कि ये खिजर का द्वारा बनाया गया चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण, और मकबरे के फारसी अभिलेख, फारसी में लिखते थे, फारसी अभिलेख में उन्होंने लिखा उन्होंने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करा, और मकबरे में फारसी अभिलेख लगा, और अभिलेख में उन्होंने बताया कि मेरे पापा हैं वो ईश्वर की छाया हैं, इस और संसार का रक्षक है, और दूसरा सिकंदर है। उनका अर्थ क्या है? ईश्वर से यानी उनके ऊपर हमेशा ईश्वर की छाया रही थी। संसार का यानी पूरे संसार का एक भगवान समान बनाया, भगवान के समान बताया उन्होंने कि मेरे पापा वो संसार की रक्षा करने वाले। दूसरा सिकंदर की, जिस प्रकार सिकंदर ने यानी अलेक्जेंडर ने पूरे भारत पर राज के अधिकार किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया था, पूरे भारत पर अधिकार करते थे। उससे इसकी उनकी उपाधि है दूसरा सिकंदर। उन्होंने फारसी अभिलेख में 3 बातें बताई। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो खिजर खान था उन्होंने कहा कि मैं चित्तौड़ से बोर हो गया हूँ, इसलिए वापस कहाँ आना चाहता हूँ, दिल्ली आना चाहता हूँ। इसलिए क्या कहा कि उन्होंने बनवीर सोनगरा, सॉरी बनवीर सोनगरा ने मालदेव सोनगरा जो कानड़ का भाई था, नागौर का था, इनको क्या था चित्तौड़ सौंप दिया। ठीक है, कुछ दिन बाद खिचर का तो वापस दिल्ली चला गया, और मालदेव सोनगरा था जो नागौर का था, उससे क्या कर, सॉरी जालौर का था, नागौर का नहीं जालौर का था, जालौर का था, उसे क्या चित्तौड़ दे दिया, सौंप दिया गया उसे। अब देखो कि खतायुल फुतुह उल फुतुह, इस बुक का नाम है तारिख ए अलाई। ठीक है, ये पुस्तक है खतायुल फुतुह तारिख ए अलाई, ये हमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में अलाउद्दीन ने जितने राजस्थान पर आक्रमण थे उन सभी की जानकारी मिलती है। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने 2-3 पढ़ाए वो ज़्यादा समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, थैंक यू।